हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेन पे, जिसपे आज से शुरू हो रहा है एस टेट सुपर टेट, जो कि यूपी में आने वाली वैकेंसी है। उसका प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। बाकी आपको डिटेल भी पढ़ाया जाएगा, डिटेल क्लास भी दिया जाएगा, लेकिन आज से शुरू हो रहा है सुपर टेट का प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास। बाकी सभी टीचर है जो आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतिहास सब्जेक्ट को देखते हैं। जो भी टॉपिक इतिहास का है आपके सिलेबस में, उसको क्वेश्चन वाइज बताया जाएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। आज से मैं इतिहास पढ़ाऊंगा। इतिहास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मैं शुरू करूंगा, आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास से आज से हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से। ठीक, तो हम जैसा कि आप देख रहे हैं सुपर टेट का बैच है, उत्कर्ष बैच के नाम से है ये प्रैक्टिस बैच आपका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम 1857 की क्रांति से आज हम पढ़ाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं दो टर्म्स है उसको बता देता हूं आपको। जैसे एक होता है क्रांति वर्ड, एक टर्म्स होता है क्रांति, और एक टर्म्स होता है आंदोलन। ठीक, तो क्रांति जो होता है इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिवोल्ट। और आंदोलन को क्या कहते हैं, मूवमेंट। ठीक, क्रांति जो होता है ये सिस्टम में जो भी शासन प्रशासन चल रहा होता है उसमें अचानक ये बदलाव चाहता है क्रांति। आंदोलन भी बदलाव चाहता है लेकिन वो अचानक बदलाव नहीं चाहता। तो क्रांति जो होता है ये तत्काल बदलाव की मांग करता है। तत्काल बदलाव की मांग करता है किसमें, शासन प्रशासन जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है उसमें तत्काल बदलाव की मांग करता है। तो इसमें जो होता है आपको हिंसा देखने को मिलती है, हिंसा देखने को मिलती है। लेकिन जो आंदोलन होता है ये क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन की मांग करता है। ठीक, आंदोलन क्रमिक परिवर्तन की मांग करता है। ठीक, तत्काल बदलाव की मांग करता है तो कभी कभी जो होता है ये असफल भी हो जाता है और कभी सफल हो जाता है। जब ये सफल हो जाता है तो इसी को कहते हैं रिवोल्ट, और जब ये असफल हो जाता है तो इसको कहते हैं म्यूटिनी। ठीक, दोनों का हिंदी वर्ड में विद्रोही होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका अलग टर्म्स है। जैसे ही कोई क्रांति होगी और वो असफल हो जाएगी वो म्यूटिनी नाम से जानी जाएगी, और सफल हो जाएगी तो उसको रिवोल्ट हम कहते हैं, क्रांति कहते हैं। और इसमें जो होता है हिंसा का चांस बहुत कम होता है, इसमें हिंसा का चांस जो होता है, हिंसा की चांस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम। इसमें हिंसा के चांस ज्यादा रहते हैं। जितने भी क्रांतिकारी थे वो हमारे लगभग इसी विचारधारा के थे। ठीक, अब ये मूवमेंट जो होता है परिवर्तन, अब गांधी जी के आंदोलन में जितना देखेंगे गांधी जी का आंदोलन ये उनका मूवमेंट था। ठीक, और बाकी क्रांति जो होता है वो क्रांतिकारियों का कॉन्सेप्ट था कि हमें तत्काल परिवर्तन चाहिए सिस्टम में। इन तीनों का इंटेंशन एक ही है, क्या, शासन प्रशासन में परिवर्तन। ठीक, मतलब तीनों का इंटेंशन एक ही है, शासन प्रशासन या जो भी सिस्टम उस समय चल रहा है उसमें परिवर्तन की मांग करते हैं। बट ये जो होता है तत्काल मांग करता है और ये क्रमिक मांग करता है, ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। गांधी जी का मूवमेंट देखेंगे तो जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति आती है 42 में, तो ये सब गांधी जी का एक सिस्टमेटिक ढंग से चला है। बाकी ये रिवोल्ट, दोनों में अंतर मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं 1857 क्रांति का। जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मतलब अदर एग्जाम्स में या आपके भी एग्जाम्स में, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं सब उसका हम क्वेश्चन आज देखते हैं। ठीक, तो हम शुरू करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। देखिए होता क्या है कि अभी तक जो होता है 1857 की क्रांति से पहले
क्रांति से पहले एक राइफल यूज करी जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। ठीक, इसकी कमी क्या थी कि ये बहुत ज्यादा वजन था। ठीक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर जो भी कंपनी हमारे यहाँ शासन कर रही थी, इसके बदले में एक नए राइफल को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, ठीक, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है दिसंबर 1856 में। मतलब इसको लाया जाता है कब? दिसंबर 1857 में। जैसे ही इसको लाया जाता है वैसे ही सैनिकों में अफवाह फैल जाती है कि ये जो एनफील्ड राइफल है इसके कारतूस में चर्बी चर्बी लगा है। वो चर्बी किसका है? या तो गाय का है, गाय का और सुअर का, जिससे जो सैनिक रहते हैं, भारतीय सैनिक रहते हैं ब्रिटिश शासन में, उनमें असंतोष पनप जाता है और ये विद्रोह शुरू होता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल चर्बी वाला ही कारतूस है। ठीक, ये हल्का होता था, तो कारतूस को चलाने के लिए एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? तो दिसंबर 1856 में। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। बाकी इसका की पॉइंट भी है, अगर आप इसको की पॉइंट को जानना चाहें तो की पॉइंट ये है जो कि मैं बता दिया हूँ। आप लोग रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो प्रमुख कारण ये था जो IC ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही थी, वो कई तरह से लोगों का शोषण कर रही थी। उसमें प्रिंसली स्टेट का शोषण हो रहा था, उसमें किसानों का शोषण हो रहा था, यहाँ तक कि वो हिंदू मुस्लिम में बांटने का भी काम कर रहे थे। तो सबके अधिकारों को कहीं ना कहीं हनन हो रहा था। ठीक, तो प्रमुख कारण क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति कैसी थी? किसान विद्रोही थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति कैसी थी? जमींदार विद्रोही थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति कैसी थी? प्रिंसली स्टेट के विरुद्ध थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब जैसे डलहौजी का राज्य हड़प नीति आता है। ठीक, तो ये सब क्या थी? साम्राज्य की नीति। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति मेन कारण है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति में ईसाई मिशनरी का प्रबंधन लिया जाएगा क्योंकि ये तेजी से हिंदू और मुसलमान को ईसाइयत में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ठीक, ये भी आ जाएगा। सैनिक असंतोष ऑलरेडी था क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का यूज कर दिया जाता है। फिर जन आक्रोश भी था। ठीक, लोगों का शोषण हो रहा था। तो मेन क्या आ जाएगा? ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका की पॉइंट भी है, की पॉइंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से है। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य की शोषक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियां इस क्रांति का मूल कारण थी। राजनीति में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था भारतीयों को, ऐसा शोषण करते थे। आर्थिक शोषण करते थे, वो हमारा हमसे ही माल खरीदते तो हमें कम पैसा देके रेडीमेड माल को हमें ज्यादा ज्यादा पैसे में भेजते थे। सामाजिक नीतियां उनकी थी, सामाजिक नीतियों में भी उन्होंने बांटा था। ठीक, तो ये सब मेन कारण था। जैसे डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ये भारतीय राजाओं में भारी असंतोष इसके कारण था क्योंकि इसके तहत जो भी प्रिंसली स्टेट, जो भी स्टेट थे भारत में, अगर उनमें राजाओं के पास उनके जैविक पुत्र नहीं होते थे तो उनके राज्य को हड़प लिया जाता था। ठीक, अत्यधिक टैक्स, किसानों का आर्थिक शोषण और जनता को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, जैसे सती प्रथा को कम करना, कहीं ना कहीं वो धर्म का ही पार्ट था। सती प्रथा को कम करना और कई ऐसे पार्ट थे जो धर्म से रिलेटेड थे जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया। तो यहाँ भी समस्या थी। इन सभी दमनकारी नीतियों के संचित प्रभाव ने 1857 की महासंग्राम की नींव रखी। ठीक, बाकी आगे हम चलते हैं। की पॉइंट इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें या बाद में पढ़ सके। बाकी मैं जितना बता रहा हूँ उतना इनफ है आपके सुपर टेट के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर की खिताब दिया था? देखिए, 1857 की क्रांति होती है तो ये पूरे भारत में लगभग होती है। साउथ भारत में कम, साउथ इंडिया में कम होती है, लेकिन वहां भी कुछ जगह देखी जाती है। ठीक, तो 1857 का के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर की खिताब से नवाजा था? तो वो थे बख्त खान। होता क्या है कि 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक कूच करते हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है, 11 मई में वो पहुंचते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, उनको भारत का राजा घोषित करते हैं। उनके नेतृत्व में सब
कमाल संभालते हैं। ठीक, तो बहादुर शाह जफर जो थे वो काफी वृद्ध थे, तो उनके जो शासन प्रशासन ज्यादातर था वो बख्त खान देखते थे। तो ये जो बख्त खान थे उनके कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, कमांडर इन चीफ थे। और इन्हीं को जो होता है बहादुर शाह जफर ने क्या उपाधि दी थी, साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। बाकी अजमुल्ला शाह जो थे, ये जो थे नाना साहब के सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के सलाहकार थे अजमुल्ला शाह। ठीक, नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था, कानपुर से नेतृत्व किया था। इसी समय देखते रहिए सब, कानपुर से नेतृत्व किया था। बाकी बिरगिज कादिर कौन थे, बिरगिज कादिर जो थे ये उस समय अवध की रानी थी, उनके बेटे थे अवध की रानी। ठीक, उनके बेटे थे बिरगिज कादिर। इन्हीं को जो होता है वो नवाब घोषित करके विद्रोह करती हैं। ठीक, बाकी आगे चलते हैं हम, इनका की पॉइंट है देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। देखिए 1857 की क्रांति, देखिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो होता है औपचारिक रूप से मेरठ से प्रारंभ होती है। ठीक, औपचारिक रूप से मेरठ से प्रारंभ होती है कब, 10 मई 1857 औपचारिक रूप से। और ये 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, उनको राजा घोषित करते हैं और 1857 की क्रांति का बिगुल बजाते हैं। ठीक, बाकी लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो अवध की रानी थी। अवध की रानी थी उस समय। सॉरी, बेगम हजरत महल। अवध की रानी कौन थी, बेगम हजरत महल। यही अपने बेटे बिरगिज कादिर को नवाब घोषित करते हैं और 1857 की क्रांति में पहुंच जाती है। झांसी, झांसी से महारानी झांसी थी। ठीक, कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, तात्या टोपे उनके सेनापति थे नाना साहब के। कानपुर से कौन कौन थे, नाना साहब, ये सब नाना साहब। इनके सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। ठीक, इनके सेनापति थे और इनके मुख्य सलाहकार कौन थे, मुख्य सलाहकार कौन थे, अजीमुल्ला। ठीक, एक ही क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, तो इनके मुख्य सलाहकार अजीमुल्ला थे। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका की पॉइंट है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसको। बाकी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। देखिए कोई भी क्रांति होती है तो उसको स्कैटर्ड या फैलाने के लिए किसी न किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है, जिससे लोग समझ सके कि ये क्रांति का प्रतीक है, और जिसके पास भी पहुंचे वो समझ जाए कि हाँ क्रांति कहाँ तक पहुंची है। ठीक, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। ठीक, कमल और रोटी या चपाती कह सकते हैं। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। सीधे सीधे आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है, बस टारगेट करिए कैसा क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया है, कैसा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, आगे हम चलते हैं। ठीक, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। ठीक, तो सबसे पहले अंग्रेजों का इंटेंशन कहाँ होगा, जहां से पूरी सत्ता कंट्रोल हो रही थी, जहां से पूरे विद्रोही मतलब कुल मिला के कह सकते हैं मोटिवेट हो रहे थे, तो वो था कौन, दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं अंग्रेज, क्योंकि दिल्ली से ही हर चीज कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि बहादुर शाह जफर दिल्ली में ही रहते थे लाल किले। ठीक, तो दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा अधिकृत किया गया। ठीक, बाकी आगे चलते हैं हम। देखिए जैसे अंग्रेजों ने लंबे संघर्ष के बाद सितंबर 1857 कब से शुरू हुआ था, 12 मई 1857 को दिल्ली पर कंप्लीट कब्जा, मतलब 11 मई को ही कंप्लीट कब्जा कर लिया था। 12 मई को राजा घोषित कर दिया था किसको, बहादुर शाह जफर को। तो
अब सितंबर में 20 सितंबर को अंग्रेज दिल्ली को कैप्चर करेंगे। ठीक, दिल्ली को सबसे पहले वापस छीनकर अपने अधिकार में लेते हैं वो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही कंट्रोल हो रहा था। ठीक, और एक दिल्ली को पुनः अधिकृत करने वाले इस ब्रिटिश सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किसने किया था? जॉन निकोलसन और हडसन ने। और जॉन निकोलसन जो होता है इसमें घायल भी हो जाता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है सितंबर में ही। ठीक, जॉन निकोलसन की मृत्यु हो जाती है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे घायल हो जाता है कब्जा करने के दौरान, मतलब दिल्ली को कंट्रोल करने के दौरान। दिल्ली पर पुनः कब्जे के बाद ही अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया और विद्रोह का बड़ा झटका दिया। मतलब जब दिल्ली पे वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं अंग्रेज, अधिकृत कर लेते हैं दिल्ली को, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करते हैं। और बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो दिल्ली में हुमायूं टॉम है, हुमायूं का मकबरा है, उसी मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी आगे हम चलते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति मैंने बताया कि पूरे लगभग भारत में फैला हुआ था, बल्कि साउथ भारत में कम था लेकिन वहां भी था। ठीक, उत्तर भारत में इसको ज्यादा ज्यादा मतलब नेतृत्व मिलता है क्रांतिकारियों का या फिर नेताओं का। 1857 क्रांति, तो बरेली से कौन थे ये पूछ रहा है, तो हर जगह से अलग अलग नेता थे, लीडर थे जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। तो बरेली से थे खान बहादुर खान। बाकी नाना साहब कहाँ से थे? ये थे कानपुर से। ठीक, हजरत महल कहाँ से थी? ये लखनऊ से थी। ठीक, खान बहादुर खान बरेली से थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। ठीक, बस ये आप जानते रहिए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। हजरत महल का लखनऊ और नाना साहब कानपुर से। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? मुख्य सलाहकार अजमुल्ला। अब बाकी उनके सेनापति तात्या टोपे थे। ठीक, आगे चलते हैं। इसका डिटेल है, की पॉइंट देख लीजिएगा आगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो होता है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक, ये फैक्ट सीधे सीधे पूछता है और ये कई एग्जामों में आ चुका है। ठीक, तो उनकी समाधि समाधि का मतलब जहाँ पे उनको दफनाया गया है उनका कब्र ग्वालियर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। तो डिटेल है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूल बाग में स्थित है। ग्वालियर में एक फूल बाग है, वहीं पे स्थित है। और फूल बाग किसका था? तो बाबा गंगादास की कुटिया थी ये, मतलब वहां पे फूल बाग, फूल लगा होगा चारों तरफ। ठीक, बाबा गंगादास थी। बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। जब रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध लड़ रही थी, अंतिम युद्ध का मतलब जो युद्ध लड़ रही थी उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो अंतिम युद्ध उनका किनके खिलाफ था? हीरोज। ठीक, हीरोज के खिलाफ वो अंतिम युद्ध लड़ी थी। ठीक, बाकी नील हैवलॉक, नील इलाहाबाद से भी क्रांति का दमन करते हैं। ठीक, तो सब है। बाकी हीरोज से वो अंतिम युद्ध लड़ी थी और हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में वनली एक मर्द है। झांसी की रानी के लिए स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया था। क्रांतिकारी का भारतीय क्रांतिकारियों में कोई अगर मर्द अकेला मर्द है तो वो कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई। उनके मरने के बाद हीरोज ने कहा था। लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में ब्रिटिश जनरल हीरोज का सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक युद्ध जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा के सराय में लड़ा गया था। रानी की वीरता से प्रभावित होकर हीरोज, देखिए रानी की वीरता से प्रभावित होकर हीरोज ने कहा था, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ठीक, इनका स्टेटमेंट है किसका? हीरोज का, रानी लक्ष्मीबाई के उसमें। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तो मैं बताया, अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो ये झांसी से थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। ठीक, नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। ये बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ये तात्या टोपे भी कहाँ से थे? ये भी कानपुर से थे। तात्या टोपे क्या थे? इनके सेनापति थे। किसके? नाना साहब के। ठीक, तात्या टोपे सेनापति थे किसके? नाना साहब के। नाना साहब के मुख्य सलाहकार कौन थे? अजमुल्ला साहब। आगे चलते हैं, इसका डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में 1857 का नेतृत्व के बारे में हम देखें तो वहां पे महाराजा कुंवर सिंह थे, उन्होंने किया था। ये जगदीशपुर के थे रहने वाले महाराजा कुंवर सिंह। इन्होंने बहुत बहादुरी से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था बिहार से।
ये बहुत ज़्यादा एज के थे, लगभग 80 से 85 एज के बीच, 80 से 85 साल के बीच में थे। ठीक है। अब बाकी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे, खान बहादुर खां ये बरेली से थे। ठीक, खान बहादुर खां कहाँ से थे? बरेली से। तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर। किसके सेनापति थे? नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब के क्या थे? सेनापति थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। आगे चलते हैं, ये बार बार आएगा तो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अजमुल्ला खां सलाहकार थे। अजमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो ये अजमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ठीक, बाकी तात्या टोपे नाना साहब के ही क्या थे? सेनापति थे। ये भी कानपुर से ही लड़े थे क्योंकि नाना साहब के सेनापति थे। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से थी। बाकी कुंवर सिंह ये भी बिहार से थे, जगदीशपुर। ठीक, बिहार से लीड किया था इन्होंने। बाकी आपका ये की पॉइंट है। इसके बाद एक चीज अजमुल्ला शाह के बारे में और जानिए। अजमुल्ला शाह को क्रांति दूत कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, ठीक, अजमुल्ला शाह को क्रांति का दूत कहा जाता है, क्रांति दूत। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक मुझे एग्जाम नहीं याद आ रहा है लेकिन आया जरूर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। की पॉइंट आप देखिएगा। निम्न से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? मैंने बताया कि 1857 की क्रांति पूरे देश में थी लगभग, साउथ इंडिया को छोड़कर। साउथ इंडिया में भी थी, कम थी। तो इलाहाबाद से देखते हैं हम कौन था। तो इलाहाबाद से जो होता है नाना साहब, तात्या टोपे, अजमुल्ला। अब नाना साहब को आप जानते हैं कहाँ से थे? ये कानपुर से थे। ठीक, तात्या टोपे इन्हीं के सेनापति थे। ये सेनापति थे किसके? नाना साहब के। अजमुल्ला शाह ये कौन थे? सलाहकार थे। किसके? सलाहकार थे। सलाहकार थे किसके? नाना साहब के थे। एक ही बचते हैं, मौलवी लियाकत अली। ये इलाहाबाद से लीड कर रहे थे, मतलब इलाहाबाद से लीडर थे ये। कौन से? 1857 की क्रांति में। ठीक, और इनके बारे में डिटेल है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जितना इनफ है उतना बताया जा रहा है। बाकी डिटेल देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए लियाकत अली के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं आप की पॉइंट के थ्रू। विद्रोह के दौरान मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद को अंग्रेजों से मुक्त कराकर खुद को बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ वहाँ का गवर्नर घोषित किया था। कहाँ का? इलाहाबाद का अपने आप को। इन्होंने इलाहाबाद के प्रसिद्ध खुसरो बाग में अपना मुख्यालय, इलाहाबाद में स्टेशन के पास खुसरो बाग है, वहां पे अपना मुख्यालय बनाया था और वहीं से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था। खुसरो बाग जो है ये जहांगीर का लड़का रहता है खुसरो, वो विद्रोह कर देता है, उसी का यहाँ पे मकबरा है खुसरो का, इसलिए इसको खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक, इलाहाबाद में इस विद्रोह को दबाने में पूरा नियंत्रण पाने का क्रूर एवं कार ब्रिटिश कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील ने इलाहाबाद में सप्रेस किया था, मतलब दबाया था किसको? 1857 की क्रांति को। ठीक, बाकी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, ये है न्यूज। ठीक, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? ठीक, तो भारत के हर जगह से तो असम में भी आएंगे। असम से जो थे वो दीवान मनीराम दत्त थे। होता क्या है कि असम के जो अंतिम राजा रहते थे उनका पौत्र रहते हैं कंदपेश्वर सिंह। कंदपेश्वर सिंह को ये राजा घोषित करते हैं असम का, और 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। कौन? दीवान मनीराम दत्त, इनके सेनापति के रूप में कंदपेश्वर सिंह के। ठीक, बाकी आगे क्वेश्चन ये आपका कंदपेश्वर सिंह के बारे में और मनीराम दत्त के बारे में की पॉइंट है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जयपुर। जयपुर जो होता है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। बाकी अजमेर, नीमच और बहुआ ये तीनों थे। ठीक, तो जयपुर नहीं था। इसका की पॉइंट है, देख लीजिए। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय, ठीक, ने अंग्रेजों का पूरी तरह से समर्थन किया था। इस वजह से जयपुर में कोई बड़ा विद्रोह या सैन्य विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन पीसेस में आया हुआ है, नहीं हुआ था, और यह क्रांति का केंद्र नहीं बना। ठीक, बाकी राजस्थान राजपूताना में इस क्रांति की शुरुआत 18 मई 1857 को अजमेर के पास स्थित नसीराबाद छावनी में सैनिकों द्वारा की गई थी। नीमच छावनी में 3 जून को विद्रोह भड़का, जबकि आउआ में ठाकुर कुशाल सिंह, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अहुआ से किसने नेतृत्व किया था राजस्थान के? ठाकुर कुचारदिन। हालांकि ये स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान का पीसीएस दे रहे हैं आप या राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए ज़्यादा डोमिनेंस है, बाकी यूपी के लिए तो नहीं। नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर रियासत और ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी थी। ठीक, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, कौन? गालिब। ठीक, ये इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था अपनी आंखों से। गालिब का जो जन्म था, ये इनका जन्म जो होता है, पूछता है अक्सर करके, इनका जन्म जो होता है आगरा में हुआ है। ठीक, इनकी जन्मभूमि आगरा है, जबकि कर्मभूमि इनकी दिल्ली है, दिल्ली में ये ज्यादातर रहे। ठीक, अल इकबाल, इकबाल नहीं, अल्लामा इकबाल के नाम से जाना जाता है इनको। इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। स्टार्टिंग में तो ये देशभक्त थे, बाकी बाद में ये पाकिस्तान की मांग में भी सम्मिलित होते हैं। तो गालिब को आप जानते रहिए, ये उर्दू शायर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। ठीक, आगे चलते हैं। उनके बारे में डिटेल है, यहाँ से जानना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप। मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने पूरी त्रासदी को अपनी आंखों से देखा था। ठीक, उनके बारे में बाकी पढ़ लीजिएगा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अब 1857 की क्रांति देखेंगे तो किसने भाग नहीं लिया था, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन का है। जैसे तात्या टोपे कानपुर से, बहादुर शाह जफर दिल्ली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म ही 1900 के बाद हुआ है। ठीक, तो ये 1857 की क्रांति में रहेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? संबद्ध मतलब संबंधित नहीं है। ठीक, कौन संबंधित नहीं है? बेगम हजरत महल कहाँ से हैं? लखनऊ से। ठीक, कुंवर सिंह कहाँ से हैं? बिहार, जगदीशपुर। ठीक, उधम सिंह कलाकार हैं, उधम सिंह ये नहीं थे। ठीक, उधम सिंह जो होता है ये 1940 में ब्रिटेन में जाते हैं और वहाँ ब्रिटेन में 1940 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, उसके लिए जो गवर्नर जनरल मेजर डायर था, उसको गवर्नर था, सॉरी, पंजाब का गवर्नर था उस समय मेजर डायर, उसको मारते हैं कहाँ पे जाके? इंग्लैंड में जाके मारते हैं 1940 में उधम सिंह। तो उधम सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट है, देखिए। सरदार उधम सिंह 20वीं सदी के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, मतलब 1857 क्रांति से उनको कुछ नहीं लेना था। इन्होंने 1940 में लंदन में जाकर पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। इस समय पंजाब के गवर्नर थे जिस समय 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उनका दोस्ती मानते थे, इसलिए वो जाकर वहां पर उन्होंने मारा था। ठीक, बेगम हजरत महल जानते हैं, लखनऊ से। कुंवर सिंह बिहार से। मौलवी अहमदुल्ला, आई एम सॉरी, मौलवी अहमदुल्ला जो होता है वो फैजाबाद से थे। ये मैं क्वेश्चन आपको, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से हैं, सॉरी। ठीक, फैजाबाद से। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, वो अजीमुल्ला थे उनके सलाहकार। ये डिटेल था आपका। बाकी आप, निम्न से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? हम देखते हैं कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो जहां जहां प्रभावित था उसको हमने देखा है, ये झांसी प्रभावित था। यहाँ से किसने भाग लिया था? रानी लक्ष्मी, रानी लक्ष्मी बाई। ठीक, जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह थे। बाकी लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। ठीक, आगे चलते हैं। ये की पॉइंट है उसका। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन ये प्रथम वायसराय था भारत का, प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग ही था। ठीक। बाकी लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। ठीक। तो बताने के लिए थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था, जबकि प्रथम वायसराय था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछता है उसके राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति का फाउंडर कौन था? राज्य हड़प नीति का फादर कहा जाता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक। लॉर्ड डलहौजी के समय में देखा जाए तो भारत में प्रथम रेलवे चली थी, प्रथम ट्रेन चली थी मुंबई से थाड़े। इसी के समय प्रथम ट्रेन कौन चली थी? प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बम्बई टू ठाणे। मुंबई, आई एम सॉरी, बम्बई उस समय रहा होगा, इस समय मुंबई है। बम्बई टू ठाणे। ठीक। मुंबई से ठाणे के बीच चला था। राज्य हड़प नीति इसी की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सबसे बड़ा काम है सती प्रथा को रोकना। सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था किसने? सती प्रथा को समाप्त किया था किसने? सती प्रथा समाप्त किया था किसने? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, किसके? राजा राम मोहन राय के प्रभाव में आके। ठीक। बाकी सती प्रथा को समाप्त करने में अकबर और मराठा पेशवाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब बहुत बड़ा हाथ क्या, स्टार्टिंग उन्होंने ही किया था। अकबर और मराठा के जो पेशवा थे उन्होंने ही सती प्रथा उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने का काम किया था स्टार्टिंग में, प्री फेज में। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक उसको पूरी तरह से समाप्त करते हैं। ठीक। बाकी लॉर्ड मिंटो जो होता है, ये लॉर्ड मिंटो के बारे में आप देखिए, अमृतसर की संधि होती है 1909 में। अमृतसर की संधि इन्हीं के समय हुई है, अमृतसर संधि 1909 में लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर संधि हुई है। और इन्हीं के समय में जो होता है राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के समय में हुई है। लॉर्ड मिंटो ने उस पर सिग्नेचर किया था अमृतसर की संधि में। कब हुई है अमृतसर की संधि? इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आना। लॉर्ड मिंटो का समय जो होता है 1909 में अमृतसर अमृतसर की संधि हुई है। ठीक। राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के ऊपर। बाकी आगे देखते हैं हम। ये उसका की पॉइंट है, थोड़ा सा डिटेल है, देख लीजिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय? तो वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो होता है सिविल ऑब्लिक पुलिस सर्विसेज का पिता कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ सिविल एंड पुलिस सर्विसेज का पिता कहा जाता है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जो होता है स्थायी बंदोबस्त लाया था, स्थायी बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट लाया था, बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के समय में जो होता है वो 1799 में चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध होता है। लॉर्ड वेलेजली के समय में 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं। ठीक। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में मैंने बताया कि सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था और बहुत सी चीजों को काम किया था इन्होंने। तो इनका मेन जो होता है वो सती प्रथा को समाप्त करना। ये क्वेश्चन आता है, सती प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आगे हम चलते हैं। बाकी इसका की पॉइंट है, देख लेंगे, देखना होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पॉमस्टन थे। ठीक। पॉमस्टन जो होता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जबकि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध, ये पूछता है सेकेंड विश्व युद्ध, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल थे। जबकि भारत को जब स्वतंत्रता मिली, भारत के स्वतंत्रता के समय कौन प्रधानमंत्री थे? एटली थे। ठीक, तो इन तीनों के बारे में पामस्टन कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चर्चिल सेकेंड विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे, जबकि एटली भारत के स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन आ सकता है तीनों में से कोई, बाकी आया ही है क्वेश्चन। ठीक, तो आप तीनों को जानते रहिए। ये देख लीजिए, चर्चिल देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जबकि एटली भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? अब 1857 का विद्रोह जो होता है, हम देखते हैं किस कारण से असफल रहा। तो अब जब इसको, हालांकि ये सब डिटेल क्वेश्चन है, बहुत पढ़ने के बाद ये सब आता है, लेकिन इसमें जो होता है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। ठीक, तो जो मेन कारण था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बाकी हिंदू मुस्लिम में उस समय एकता ठीक ठाक थी, मतलब ठीक ठाक थी। दोनों लोगों ने मिलकर 1857 के विद्रोह के अगेंस्ट में थे दोनों, हिंदू मुस्लिम। तो कमी तो नहीं थी उनकी एकता में, यही था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब केंद्रीय संगठन नहीं था उनके पास, एक ऐसा लीडर नहीं था जो सबको यूनाइट कर सके। हर जगह लोग युद्ध, हर जगह 1857 क्रांति के अगेंस्ट तो थे लोग, लेकिन कुछ उनका भी स्वार्थ था, अपने अपना स्वार्थ था। ठीक, इसके प्रभाव सीमित सीमित क्षेत्र नहीं था, क्योंकि पूरा उत्तर भारत लगभग प्रभावित था और दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्र प्रभावित थे। जमींदारों की सहभागिता, जमींदार ने सहभागी नहीं किया था इसमें। ठीक, जमींदारों ने, के बारे में है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक, अब हम देखते हैं सर जेम्स आउट्रम टेलर, वीए स्मिथ, सर जॉन लॉरेंस या टीआर होम्स। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसमें सर जेम्स आउट्रम और टेलर ने, सर जेम्स आउट्रम और टेलर ने इसको षड्यंत्र कहा था। क्या षड्यंत्र कहा था इन्होंने? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। इन्होंने कहा कि सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, किसके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। ठीक, सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। और सर जॉन लॉरेंस के साथ सर सैयद अहमद खान ने भी यही कहा था। सर सैयद अहमद, हाँ वही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर, इन्होंने भी पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक, टीआर होम्स ने क्या कहा था? टीआर होम्स ने कहा था कि ये सभ्यता एवं बर्बरता, सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध है, सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध। ठीक, तो आपने सभी के बारे में देख लिया। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, किसके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। सर जॉन लॉरेंस पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। पूर्णतः सिपाही विद्रोह में सर सैयद अहमद खान भी है, इन्होंने भी यही कहा था। टीआर होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, ये की पॉइंट तो देख लीजिएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा कि 1857 का संग्राम जो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद भी कई संग्राम हुए, तभी तो भारत आजाद हुआ। ठीक, बाकी
पीई रॉबर्टसन, इन्होंने कहा था कि ये एक पूर्णतः सैनिक विद्रोह है और उसका कारण बताया कि चर्बी युक्त राइफल का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कौन, ये भी कहें ये क्या था, सिपाही विद्रोह था। कारण, इन्होंने कारण बताया, चर्बी युक्त राइफल। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एनफील्ड राइफल, ठीक, चर्बी युक्त था, उसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था और उस कारतूस में सुअर या गाय की चर्बी का यूज किया गया था, ठीक। तो बी रॉबर्टसन ने कहा था कि यह भी एक सिपाही विद्रोह था। बाकी पूर्णतः सिपाही विद्रोह सर सैयद अहमद खान ने भी कहा है, सर सैयद अहमद खान और लॉरेंस ने भी कहा, सर सैयद अहमद खान और सर जॉन लॉरेंस ने भी कहा है, ठीक। बाकी आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक के बारे में पूछता है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है, तो किसकी है, वीडी सावरकर की। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति। इन्होंने तर्क दिया कि यह विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं है, बल्कि देश को आजाद कराने में एक सुनियोजित प्रयास था। इन्होंने कहा कि एक सुनियोजित प्रयास है। सावरकर ने ब्रिटिश इतिहासकारों के उस मत का पूरी तरह से खंडन किया जिसमें इसे केवल एक छोटा सैनिक गदर माना जाता था। अब अंग्रेज थे तो अंग्रेज अपने हिसाब से इतिहास लिखेंगे और 1857 की क्रांति की आलोचना करेंगे, बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताएंगे। जबकि जो भारतीय इतिहासकार होंगे, राष्ट्रीय इतिहासकार होंगे, वो 1857 की क्रांति को बढ़िया से बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 की क्रांति का ये सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो उस समय 1857 की क्रांति में 12 मई 1857 को राजा घोषित किया जाता है बहादुर शाह जफर सेकंड को, बहादुर शाह सेकंड है बहादुर शाह जफर को, वो बहुत वृद्ध थे, वो ठीक ठाक वृद्ध थे, तो वो जो होता है उनको सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, ठीक। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसीजन से नहीं ले सकते थे। इन्होंने तख्त खान नामक एक सेनापति को अपॉइंट किया था, कमांडर इन चीफ। बाकी मुख्य सेनापति इन्होंने अपने बेटे जहीरुद्दीन को बनाया था। इन्होंने जो होता है, बहादुर शाह ने मुख्य सेनापति किसको बनाया था, मुख्य सेनापति इनके कौन थे, इनके बड़े बेटे थे, बड़े बेटे जहीरुद्दीन। लेकिन लीड कौन कर रहा था, ये बख्त खान कर रहे थे। बड़े बेटे जहीरुद्दीन थे, लेकिन लीड कौन कर रहा था, बख्त खान, ठीक। डॉक्टर नाना साहब कहाँ से थे, ये कानपुर से थे। इनके सेनापति कौन थे, तात्या टोपे सेनापति थे, ठीक। ये किसके सेनापति थे, नाना साहब के। बाकी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ठीक। ये क्वेश्चन आ चुका है, बाकी ये डिटेल है, देखिएगा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ठीक। 1857 के बारे में किसने कहा था कि ये ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, तो इसो ने एक कम्युनिस्ट विचारक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था, ठीक। इन्होंने जनता की क्रांति और राष्ट्रीय क्रांति का भी यूज किया है, राष्ट्रीय क्रांति, तो दोनों में से कोई आए तो सेम ही है, ठीक, जनता की क्रांति या राष्ट्रीय क्रांति, ठीक। आर और बाकी एस एन सेन है, आर सी मजूमदार है। तो एस एन सेन ने कहा था कि राष्ट्रीयता के अभाव में, एस एन सेन का स्टेटमेंट था 1857 की क्रांति के बारे में, क्या था, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। इनका स्टेटमेंट। आरसी मजूमदार का क्या है, न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय न तो स्वतंत्रता संग्राम में। मजूमदार साहब ने क्या कहा, यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। लोगों का अपना अपना विचार था, तो इन्होंने ऐसा कहा। एस एन सेन ने कहा कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीयता के अभाव में, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों ने साथ नहीं दिया था 1857 की क्रांति में, ऐसा शायद लिखे होंगे वो, ठीक। बाकी ये डिटेल है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? होता क्या है कि 1857 की क्रांति जब होती है तो उसमें जो यूरोपीय सैनिक होते हैं और भारतीय सैनिक होते हैं, तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या कम थी, भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने ठीक ठाक रूप से पार्टिसिपेट किया था, बल्कि किया ही था हर जगह से। ठीक, तो अंग्रेजों को ये लगा कि यार ये अगर इनको ज्यादा रखेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं भविष्य में, इसलिए एक आयोग का गठन करते हैं, पील आयोग। पील आयोग का इंटेंशन ये था कि भारत में जो सैनिक रखा जाए वो भारतीयों की संख्या को कुछ कम किया जाए और अंग्रेजों मतलब यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो 1857 का अगर हम युद्ध देखेंगे, 1857 के क्रांति से पहले, क्रांति सॉरी युद्ध नहीं, क्रांति से पहले क्या था, जो सैनिकों का अनुपात था वो जैसे 1857 से पहले इसमें सैनिकों का क्या था, यूरोपीय जो सैनिक थे, जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या थी लगभग 45,000। अब भारतीय जो थे वो कितने थे, भारतीय सैनिक थे कितने, 2,38,000। ठीक, ये कब थे, पहले थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, बाद में पील आयोग का गठन किया गया। अब पील आयोग ने सैनिकों की संख्या को घटाया, भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। इसमें यूरोपीय सैनिक कितने थे, यूरोपीय सैनिक इसने 68,000 कर दिया। अब भारतीयों को कितना किया, भारतीय सैनिक 1,40,000 कर दिया। देख रहे हैं, 2,38,000 से 1,40,000 कर दिया इसने, पील आयोग ने। और यहाँ तक कि इसने जो होता है उस समय जो होता है ये ऐसे मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 कॉलोनियां थी भारत में। कहाँ का, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो बंगाल में, बंगाल मतलब कलकत्ता, बंगाल में इनका रेशियो कितना रखा गया, 1:2, मतलब एक यूरोपीय पर 2 भारतीय। ठीक, बाकी मद्रास, मद्रास और बम्बई में ये 3 प्रेसिडेंसी थी। मद्रास और बम्बई में इनका रेशियो कितना रखा गया, 1:3 का, मतलब एक यूरोपीय पे 3 भारतीय। बंगाल में कम किया गया क्योंकि बंगाल से ही विद्रोह का शुरुआत हुआ था मंगल पांडे के थ्रू। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल है देख लीजिएगा, बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। होता क्या कि 1857 का विद्रोह जहां जहां ज्यादा देखा गया वहां से सैनिकों की संख्या को काटकर ऐसे सैनिकों को नियुक्त किया गया जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ कौन कौन दिया था उसमें, गोरखा थे, सिख थे और पंजाबी उत्तर प्रांत से। मतलब इस सब जगह के जो सैनिक थे उन्होंने 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ दिया था। इसलिए यहाँ से ज्यादातर लोगों को अपॉइंट किया गया, यहाँ से ज्यादातर लोगों को चयन किया गया किसमें, सिपाही के रूप में, भारतीय सिपाही के रूप में, ताकि अगली बार विद्रोह इतनी तेजी से ना भड़क सके, क्योंकि ऑलरेडी ये उनके फेवर में ही थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था इसका डिटेल, बाकी आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की। ठीक, अब 1857 की क्रांति जब हो जाता है पूरे देश में लगभग अफरा तफरी मच जाती है, ब्रिटिश शासन यहाँ तक EIC पूरी तरह घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर यही गोरखा और सिख और पठान अगर उनका साथ नहीं दिए होते, यहाँ तक कि सिंधिया के बारे में भी कहते हैं, अगर ये लोग साथ न दिए होते तो ये 1857 की क्रांति में ही भाग जाते, 1857 की क्रांति में ही हमारा देश आजाद हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जब प्रशासन मतलब महारानी विक्टोरिया के प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किसने कब की थी, 1 नवंबर 1858 को किया था। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था 2 शब्द, म्यूटिनी और रिवोल्ट। ठीक, इसका मतलब भी विद्रोह होता है, हिंदी में विद्रोह दोनों का मतलब होता है और ये भी विद्रोह होता है। ठीक, म्यूटिनी जो होता है ये तत्काल परिवर्तन चाहता है, तत्काल परिवर्तन चाहता है। ठीक,
इसमें क्या आप देखोगे, देखने को मिलेगा हिंसा, ये भी तत्काल परिवर्तन चाहता है। ठीक, इसमें क्या देखने को मिलेगा, हिंसा, लेकिन ये जो होता है ये सफल हो जाता है, और ये जो होता है असफल होता है, तब वो क्या कहलाता है, म्यूटनी है, असफल होता है। कोई भी क्रांति जब असफल हो जाए तो वो म्यूटनी कहलाती है, और सफल हो जाए तो विद्रोह क्रांति कहलाती है। ठीक, क्रांति विद्रोह दोनों है, विद्रोही क्रांति कहते हैं। ठीक, असफल म्यूटनी, सफल क्रांति। जैसे 1857 की क्रांति सफल हुई तो बहुत से इतिहासकारों ने उसको क्या कहा, रिवोल्ट कहा, लेकिन जो असफल हुए उसको क्रांतिकारियों ने, मतलब उसको जो भारतीय विद्वान थे, भारतीय लीडर थे, भारतीय लेखक थे, उन्होंने कहा कि ये म्यूटनी है। क्योंकि म्यूटनी इसलिए है क्योंकि अभी तक भारत पे ब्रिटिश ही शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। अब कौन शासन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर रही, लेकिन रानी कर रही है, और रानी भी क्या है, ब्रिटिश है। तो अंग्रेज ही शासन कर रहे थे और अंग्रेजी शासन कर रहे हैं, इसलिए ये 1857 की क्रांति असफल है। लेकिन जो पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे, विद्रोह सफल हुआ, उन्होंने कहा कि अभी तक तो ईस्ट इंडिया शासन कर रही थी, लेकिन अब रानी का शासन आ गया भारत में, इसलिए ये रिवोल्ट माना उन्होंने। ठीक, तो म्यूटनी और रिवोल्ट में यही अंतर है। बाकी आज के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं। ये आपका डिटेल है, देख लीजिएगा, देखना होगा लोग को नोट भी कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको क्लास लग रहा है कि ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट से पूछेंगे तो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्ते।